कहानी की शुरुआत होती है आयरलैंड में, जहां बहुत सारी पुलिस की गाड़ियों ने एक बंगले को हर तरफ से घेर लिया। ये घेराबंदी उन्होंने बंगले के मालिक अर्थमीज की तलाश करने के लिए की थी, जिसे सरकार ने दुनिया का सबसे खतरनाक चोर घोषित कर दिया था। तभी एक रिपोर्टर की नजर पड़ी कि एक चोर को पुलिस वालों ने पकड़ लिया है, जिसे पूछताछ के लिए ले जाया जा रहा था। उस चोर को पुलिस वाले बंगले से मीलों दूर समुद्र के एकदम बीचों बीच ले गए। वहाँ पर उससे पूछताछ शुरू हुई। मल्च नाम के इस आदमी को पुलिस वालों ने सवालों के जवाब देने के लिए मजबूर किया। अब पुलिस वाले पूछने लगे कि अर्थमीज कहाँ पर है, लेकिन मल्च ने इस बात के जवाब में कहा कि अभी तो तुम ये जानते ही नहीं कि इस सब के पीछे का मास्टरमाइंड है कौन, क्योंकि असल में बाप नहीं, उसका छोटा सा बेटा, उसका नाम भी आर्थमीज फाउल है, वो इस सब के पीछे है। फिर हम आर्थमीज नाम के उस लड़के को देखते हैं। उसे स्कूल जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, लेकिन उसकी वजह बाकी सबसे बहुत अलग थी। सिर्फ 7 साल की उम्र में उसे अपनी टीचर्स से बहुत ज्यादा पता था। वो उनसे ज्यादा होशियार था और तो और वो चेस का वर्ल्ड चैंपियन रह चुका था। इसके अलावा अर्थमीज ने अपने बचपन में ढेरों साइंटिफिक प्रोजेक्ट्स बनाए और एक्सपेरिमेंट भी किए। अपने इन प्रोजेक्ट्स और बेहतरीन एक्सपेरिमेंट्स के लिए अर्थमीज को ढेरों इनाम भी दिए गए। लेकिन इस सब के चलते अब अर्थमीज अपने आप को सबसे ऊपर समझने लगा था। वो अपने टीचर से भी बड़ी बदतमीजी से बात करता। जब अर्थमीज अपने स्कूल से घर आया तो वो बहुत खुश था ये सोचकर कि आज तो पापा के साथ समय बिताऊंगा। लेकिन तभी उसके पिता ने दुखी मन से उसे खबर दी कि उन्हें फिर से एक बिजनेस ट्रिप पर जाना होगा। उदास होकर अर्थमीज ने अपने पिता से कहा कि मुझे हमेशा आपसे दूर रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तभी उसे तसल्ली देते हुए उसके पिता ने कहा कि मेरा काम कुछ ही दिनों में हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, फिर मैं तेरे पास ही रहूंगा। इस बातचीत के बाद बाप और बेटा महल के अंदर साथ साथ चलने लगे और कुछ घंटों बाद अर्थमीज ने अपने पिता को अलविदा कहा। वो अपने प्राइवेट हेलीकॉप्टर में बैठकर वहां से चले गए। अगली सुबह अर्थमीज हमेशा की तरह अपने कमरे में नींद से उठा। तभी अचानक महल के अंदर उसे किसी के जोर से चीखने की आवाज सुनाई दी। अर्थमीज जल्दी से ये देखने गया कि आखिर ये आवाज है किसकी। तभी अर्थमीज की नजर डोमोवॉय पर पड़ी, जो कि फाउल परिवार का एक बॉडीगार्ड है। उसके पिता ने डोमोवॉय को उसकी रक्षा के लिए वहां पर छोड़ा था। डोमोवॉय परेशान सा होकर किसी से फोन पर बात कर रहा था। इस सब के बावजूद अर्थमीज ब्रेकफास्ट करने के लिए हॉल में चला गया। अचानक उसने टीवी पर एक खबर देखी जिसमें बताया जा रहा था कि अर्थमीज फाउल कोई बिजनेसमैन नहीं है, बल्कि सरकार ने उसे दुनिया का सबसे बड़ा चोर घोषित कर दिया है। पुलिस का मानना है कि ये आदमी मशहूर म्यूजियम से चोरियां करता है और उसने इंसानी इतिहास की सबसे कीमती चीजें चुरा रखी हैं। और बात ये फैल रही थी कि अर्थमीज का कहीं भी कोई ठिकाना नहीं मिल रहा। पुलिस को उसकी लग्जरी यार्ड भी समुद्र के बीच लावारिस हालत में मिली। इस वजह से पूरी घटना और भी ज्यादा पेचीदा बन गई। ये सारी खबरें सुनकर लड़का बेचैन होने लगा। वो अपने पिता के पीछे जाना चाहता था, लेकिन डोमोवॉय ने उसे पकड़ा। उसने कहा कि मैंने पहले ही अपने लोगों को उनके पीछे भेज दिया है। उसी पल महल के फोन में घंटी बजने लगी और बॉडीगार्ड के रोकने से पहले ही अर्थमीज ने दौड़कर फोन उठा लिया। फोन उठाते ही एक रहस्यमयी आदमी की आवाज सुनाई दी। उसने कहा कि मैंने तुम्हारे पिता को बंदी बना रखा है और इसे मैं तभी छोड़ूंगा जब मुझे मेरा अकुलो वापस मिल जाएगा। इस पर अर्थमीज ने पूछा कि दे तो देंगे, लेकिन ये तो बताओ अकुलो है क्या। लेकिन उस आदमी ने कहा कि मैंने सुना है तुम्हारा दिमाग बहुत तेज है, तो एक काम करो खुद ही पता लगा लो। कॉल के बाद अर्थमीज ने डोमोवॉय से पूछा कि अकुलो क्या होता है। ये सुनते ही डोमोवॉय ने उसे अपने साथ चलने को कहा। महल के एक हिस्से में बॉडीगार्ड ने एक गुप्त रास्ते को एक्टिवेट किया, जो कि उन्हें सीधा बेसमेंट तक ले गया। डोमोवॉय ने अर्थमीज को बताया कि यही तुम्हारे पिता का छुपा हुआ ठिकाना है, जहाँ परिवार की सभी पीढ़ियों के काम को संभाल कर रखा गया है। डोमोवॉय ने उसे समझाया कि कमरे में मौजूद हर चीज किसी वजह से हासिल की गई है, लेकिन इतने सालों में तुम्हारे पिता के साथ काम करते हुए भी मैंने अकुलो के बारे में कुछ नहीं सुना। इसके बाद अर्थमीज सोच में पड़ गया कि उसके पिता ने कोई तो सुराग छोड़ा होगा। अचानक उसे याद आया कि सोने से पहले उसके पिता उसे एक पोएम सुनाते हैं। पोएम का इस्तेमाल करते हुए वो ड्रॉर्स को चेक करने लगा। इस तरह अर्थमीज को एक डायरी मिली। डायरी को पढ़ते हुए उसे आखिरी पन्ने पर कुछ लिखा हुआ मिला। उसके पिता ने उस शख्स के बारे में लिखा था जिसे अकुलो की चोरी के बारे में पूरी जानकारी है। उसी पल अर्थमीज को याद आया कि उसके पिता उसे हमेशा से एल्व्स और जादुई लोगों की कहानियां सुनाया करते थे। अपने पिता की डायरी पढ़कर उसे यकीन हो गया कि ये सभी जीव असल जिंदगी में मौजूद हैं। इंसानों की पहुंच से काफी दूर ये जादुई जीव रेफ्यूजी सिटी नाम की जगह पर अपनी जिंदगी जीते हैं, जो एल्व्स का घर है। अब एल्व्स की दुनिया में हम कैप्टन हॉली को देखते हैं, जो एक मीटिंग के लिए जा रही थी। तभी उसने देखा कि अकुलो की तलाश से जुड़ी हुई खबरें लगातार जनता को बताई जा रही हैं, जिससे लोगों को यह पता चल जाएगा कि ये चीज जादुई दुनिया के लिए कितनी जरूरी है। थोड़ी देर बाद हॉली मल्च से मिली। मल्च ने अपनी सजा से छुटकारा पाने के लिए हॉली से मदद मांगी। उसे चोरी के इल्जाम में अंदर किया जा रहा था। उसने कहा कि हम दोनों मिलकर क्या गजब की टीम बनाएंगे। मेरी चोरी करने की कला और तुम्हारे जादू को एक साथ जोड़कर हम क्या कुछ नहीं कर सकते। लेकिन हॉली ने मल्च की बातों को अनसुना कर दिया और बिना ज्यादा ध्यान दिए वहां से चली गई। लेकिन इतनी सी देर में मल्च ने उसका कुछ चुरा लिया। कुछ ही समय में रेफ्यूजी सिटी की एक काल कोठरी से ब्रायन नाम के कैदी को उसी विलन ने आजाद कर दिया जिसने अर्थमीज के पिता को पकड़ रखा है। उसने ब्रायन से कहा कि आज से तुम मेरे सारे ऑर्डर्स मानोगे। हैरान होकर ब्रायन ने पूछा कि ये सब क्यों कर रहे हो तुम, जिसके जवाब में उसने बताया कि मुझे एक ऐसे आदमी की जरूरत है जो एल्व्स की फौज के अंदर घुसपैठ कर सके, ताकि मैं जल्द से जल्द अकुलो को वापस हासिल कर सकूं। इसी दौरान पॉली अपनी मीटिंग में पहुंची, जहां कमांडर रूड ने अपने सैनिकों से कहा कि जब तक अकुलो मिल नहीं जाता सब अपनी ड्यूटी पर बने रहेंगे, क्योंकि हमारे लिए इससे ज्यादा जरूरी और कुछ भी नहीं है। लेडी कमांडर ने सबको ये भी ऑर्डर्स दिए कि किसी भी हाल में हमारी पहचान इंसानों को नहीं पता लगनी चाहिए। अगर किसी ने भी ये नियम तोड़ा तो उसे सख्त सजा दी जाएगी। मीटिंग के आखिर में हॉली जल्दी से अपनी बॉस से बात करने के लिए आगे बढ़ी। उसने कहा कि मेरे पिता के ठिकाने के बारे में नए सुराग मिले, लेकिन लेडी कमांडर ने कहा कि अभी उस सब का टाइम नहीं है, सिर्फ अकुलो को ढूंढो। उधर इंसानी दुनिया में डोमोवॉय ने अपनी भतीजी जूलियट से मदद मांगने का फैसला किया, क्योंकि उसकी उम्र छोटी होने के बावजूद वो लोगों को ढूंढने में बहुत माहिर थी। जब अर्थमीज अपने पिता के पैनल पर जानकारी हासिल करने की कोशिश कर रहा था, तभी जूलियट उससे बात करने आई। उसने कहा कि तुम्हें थोड़ा आराम कर लेना चाहिए, लेकिन अर्थमीज ने इस सब से मना कर दिया। उसने कहा कि तुम्हारी जरूरत नहीं है, मुझे पहले ही पता चल चुका है अपने पिता को कैसे ढूंढना है। अपने पिता को ढूंढने के लिए उसे एल्व्स
एल्फ्स की मदद लेनी होगी। लेकिन ये काम आसान नहीं होगा क्योंकि ना सिर्फ उनकी दुनिया छुपी हुई है बल्कि वो एक इंसान की मदद करना भी नहीं चाहेंगे। और इधर अपने कंट्रोल रूम में लीडर को कमांडर रूट के आने का सिग्नल मिला। उसके 2 मिनट बाद ही वो हॉली के साथ वहां पहुंच गई। बिना वक्त गवाए उसने बताया कि एक कैदी जमीन की सतह पर से होते हुए भाग निकला और क्योंकि हमारे सारे फौजी अकूलों को वापस लाने के मिशन पर लगे हुए हैं, कमांडर ने फैसला किया कि इस मिशन की जिम्मेदारी हॉली को दी जाएगी। इस बात से खुश होकर जवान लड़की कैदी को ढूंढने निकल पड़ी। कंट्रोल रूम से कमांडर रूट ने हॉली को मिशन की पूरी जानकारी दी। हॉली उड़ते हुए एक छोटे से यूरोपियन शहर की तरफ चली गई। यहाँ के लोग एक बहुत बड़े राक्षस की वजह से बहुत परेशान थे, जो असल में जादुई दुनिया से भागा हुआ वो कैदी निकला। जब हॉली ने राक्षस को एक लड़की को पकड़े हुए देखा तो उसके सर पर हमला कर दिया, जिससे उस राक्षस ने अपने शिकार को दूर फेंक दिया। लेकिन हॉली ने जैसे तैसे उसे गिरने से बचाया। बच्ची को उस जीव से दूर ले जाने के बाद फौजियों ने एक जादू का इस्तेमाल किया ताकि लड़की के शरीर पर लगे घाव ठीक हो जाएं। इसके बाद हॉली उस राक्षस का सामना करने के लिए आगे बढ़ी और उसे बल्ब की लंबी लंबी तारों में कैद करने की कोशिश करने लगी। लेकिन उसी वक्त राक्षस ने हॉली को पकड़ लिया। एक एल्फ को राक्षस से बचाने के लिए लड़ाई के बीच में एक कैप्सूल भेजा गया, जिस वजह से वहां मौजूद हर इंसान के लिए वक्त रुक गया। इसका फायदा उठाते हुए बाकी सोल्जर्स उस जगह पहुंच गए ताकि उस राक्षस को गिरफ्तार किया जा सके और साथ ही उन सभी इंसानों की यादें मिटा दी गई जिन्होंने भी हॉली को देखा था। अब हॉली ने एक दूसरा रास्ता चुनने का फैसला किया और कमांडर रूट की धमकियों के बावजूद भी वो मजबूती से खड़ी रही। उसने कहा कि मैं अपने पिता की खोई हुई इज्जत को वापस जरूर लाऊंगी। इस वक्त अर्थीमीज अपने पिता की डायरी पढ़ रहा था। पढ़ते पढ़ते उसे समझ आया कि उस आदमी ने इंसानों की दुनिया को बचाने के लिए एल्फ्स की मदद की थी। वो ये भी जान गया कि वो शख्स जो अक्यूलों के पीछे हाथ धोकर पड़ा है उसका नाम ओपेल है। इसके बाद अर्थीमीज डायरी में दी गई जगहों में से एक पर डोवोन से मिला। वहाँ उसकी नजर हॉली पर पड़ी और तुरंत ही उसके गार्ड ने एल्फ पर अपनी बंदूक से हमला करके उसे बेहोश कर दिया। जैसे ही उन्हें महसूस हुआ कि उन्होंने हॉली का सिग्नल खो दिया, कमांडर रूट ने अपने एजेंट को बचाने के लिए सभी अलार्म्स बजा दिए। खैर कुछ घंटे बाद हॉली को अर्थमीज के बनाए हुए एक पिंजरे में होश आया। गुस्से से भरी हुई इस एल्फ ने अपनी शक्तियों से इन लोगों को अपने वश में करने की कोशिश की, लेकिन अर्थमीज पहले से इस बारे में जानता था और उसने खास तरह के चश्मे लगाए हुए थे। फिर अर्थमीज ने कहा कि मैं अपने पिता को ढूंढना चाहता हूँ, उसके लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए होगी। हालांकि हॉली का कहना था कि मैं तुम्हारी मदद क्यों करूँ, और तुमने मुझे बंदी बना के बहुत बड़ी गलती की है। बहुत बड़ा, बहुत जबरदस्त हमला होने वाला तुम्हारे ऊपर, मुझे छुड़ा के ले जाएंगे मेरे लोग। इस धमकी के बावजूद अर्थमीज बिल्कुल नहीं घबराया। उसने कहा कि मैं यही तो चाहता हूँ कि तुम्हारे लोग यहाँ पर आए। कुछ ही मिनटों बाद महल के आसपास के इलाके में एक भयंकर तूफान आने लगा। एल्फ्स के आने का अंदाजा लगाकर लड़के ने हॉली के हथियारों को अपने पास रख लिया। वहीं डोमोवॉय ने भी हॉली की कॉस्ट्यूम से एक हथियार निकाल लिया था। ठीक उसी वक्त समय को फिर से रोक दिया गया और एल्फ्स की सेना ने महल पर हमला कर दिया। सबने अपनी अपनी पोजीशन ले ली। कमांडर रूट भी अपना लड़ने वाला सूट पहन कर आई थी। जब टीम हॉली की तलाश कर रही थी तब अर्थमीज ने अपना खास सूट पहनने का फैसला किया। अब अर्थमीज और डोमोवॉय लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार थे। उन्हें देखते ही एल्फ्स की फौज उन पर टूट पड़ी, लेकिन उन्हें हराना बिल्कुल भी आसान नहीं था और उल्टा अर्थमीज अपने दोस्त के साथ मिलकर हर एक जादुई जीव को हराने लगा। थोड़ी देर बाद अर्थमीज ने एक फौजी का हेलमेट उठाया और उसने कमांडर से कहा कि अगर हॉली को जिंदा देखना चाहते हो तो अंदर आओ बात करने। कोई और रास्ता न देखकर रूट अर्थमीज से बात करने के लिए महल के अंदर दाखिल हुई। अंदर आकर रूट ने सीधे तौर पर कहा कि हमारी फौज बहुत बड़ी है, कब तक लड़ लोगे? अगर तुम नहीं माने तो इस बार हमला पूरी ताकत से होगा। इस चेतावनी के बावजूद लड़का बिल्कुल नहीं डरा। उसने कहा कि अगर दोबारा हमला हुआ तो मैं दुनिया के सामने एल्फ्स के होने का राज खोल दूंगा। इसके बाद अर्थमीज ने साफ तौर पर कहा कि मैं हॉली को तभी छोड़ूंगा अगर तुम अकूलों को मेरे हवाले कर दो। लेकिन रूट कहती है कि ऐसा कभी नहीं होगा। जिसके बाद लड़के ने एल्फ्स को अपना फैसला बदलने के लिए 15 मिनट का वक्त दिया। अब पानी सर से ऊपर जा चुका था तो कमांडर ने एक खास ऑर्डर दिया। इसके बाद जेल से मल्च को आजाद कर दिया गया और उसे वहां से सीधा जंग के मैदान में भेज दिया गया। इस दौरान अर्थमीज ने हॉली को पूरी बात समझाई। अर्थमीज के पिता के बारे में सुनकर हॉली को बहुत बुरा लगा क्योंकि उसके पिता का नाम भी इसी तरह किसी ने बदनाम किया था और अब हॉली अकूलों की इस गुत्थी को समझाने में उसकी मदद करना चाहती थी। इसीलिए अर्थमीज ने भी अपनी तरफ से भरोसा दिखाते हुए चश्मा उतार दिया। अब अर्थमीज कहने लगा कि मेरे पिता की डायरी के अंदर अकूलों की रक्षा करने वाले गार्ड का नाम बीचवुड लिखा हुआ है। ये सुनकर हॉली ने कहा कि ये तो मेरे पिता का नाम है। वो जानते थे कि अकूलों कितना ज्यादा खतरनाक है, इसीलिए उन्होंने हमेशा के लिए इसे छुपा देने का फैसला किया। जिसके बाद सभी उसके पिता को एक गद्दार कहकर बुलाने लगे। ये सुनकर अर्थमीज एक गहरी सोच में डूब गया। तभी जूलियट की नजर एक नए एयरक्राफ्ट पर पड़ी और उसने तुरंत इसकी खबर अर्थमीज को दी। अब मल्च कमांडर के पास पहुंच चुका था। कमांडर ने उसके सामने एक डील रखी कि अगर वो जल्दी से महल तक पहुंचने की एक सुरंग खोद दे तो वो हॉली को बचा सकते हैं। इसके बदले में उसकी सजा बहुत कम कर दी जाएगी। इस बात से खुश होकर मल्च तुरंत इस डील के लिए मान गया। इसके बाद मल्च सीधा महल के पास वाले समुद्री किनारे पर पहुंचा। उसने अपने मुंह को बहुत ज्यादा ही खोल दिया और धड़ाधड़ मिट्टी खाने और खोदने लगा और कुछ ही सेकंडों में वो महल के अंदर पहुंच गया था। ये घुसपैठ देखते ही डोमोवॉय ने अर्थमीज को खबर दी और वो तुरंत समझ गया कि इसे हॉली को बचाने के लिए भेजा गया होगा। लेकिन किसी की मदद करने से पहले मल्च को चोरी चकारी की आदत थी। उसने जल्दी ही महल के अंदर एक खुफिया जगह को ढूंढ निकाला और अर्थमीज ने भी डोमोवॉय से कहा कि उसे कंपार्टमेंट को खोलने दो क्योंकि उसके अंदर जो कुछ भी है शायद हमें उसकी जरूरत पड़े। अब अर्थमीज ने हॉली से कहा कि अगर हम मिलकर काम करें तो ये पता लगा सकते हैं कि आखिर मेरे और तुम्हारे पिता के साथ क्या हुआ था। कुछ देर बाद मल्च ने खुफिया कमरे का सबसे मेन दरवाजा खोला और अपने जादू का इस्तेमाल करके अपने सर के बालों की लटों को काबू में कर लिया ताकि वो लोहे की बनकर सिक्योरिटी स्क्रीन को पार कर सके। कंपार्टमेंट खुलते ही मल्च के हाथ वो चीज लगी जिसे सब ढूंढ रहे थे। जल्द ही अर्थमीज और हॉली भी वहां पहुंच गए। तभी एल्फ ने अर्थमीज को समझाया कि तुम इसका इस्तेमाल अकेले नहीं कर सकते क्योंकि इसकी जादुई शक्तियां तुम्हारी जान ले लेंगी। इससे पहले लड़का अकूलों के बारे में कुछ और समझ पाता, मल्च ने इस सब की खबर कमांडर तक पहुंचा दी। ये बात किसी तरह ओपेल तक भी पहुंच गई थी तो उसने अपने सोल्जर ब्रायन को वहां पर भेजा।
उसी वक्त कमांडर को खबर दी गई कि समय को रोकने वाला डोम ग्लिच कर रहा है। इस पूरी अफरा तफरी का फायदा उठाते हुए गद्दार ब्रायन कमांडर रूट को गिरफ्तार करने के लिए आगे बढ़ा। उसने कहा कि मिनिस्टर्स ने आपस में बात करके एक नए लीडर को चुना है, वो हूँ मैं। गुस्से से लाल हुई कमांडर ने अपने आसपास के सभी गार्ड्स को बेहोश कर दिया। तभी ब्रायन बोल पड़ा कि इतने आसान से मिशन को आपने इतना मुश्किल बना दिया, हमें एक नई तरकीब को अपनाना होगा। तभी अचानक आसमान में एक बहुत बड़ा एल्वन एयरक्राफ्ट दिखाई दिया और ब्रायन ने बताया कि वो एक खतरनाक राक्षस को महल पर हमला करने के लिए लाया है। राक्षस की गरजती हुई आवाजों को पास आता सुनकर सभी लोग इधर उधर भागने लगे। उधर हॉली समझ गई थी कि क्या होने वाला है। अब सेना का सारा कंट्रोल ब्रायन के हाथों में है और उसने सेना को आदेश दिया कि मैंशन के अंदर जादू के इस्तेमाल पर रोक लगा दी जाए। उसने ये भी कहा कि हॉली को बचाने की कोई जरूरत नहीं है, उसका बाप सिर्फ एक गद्दार था। उसी वक्त खतरनाक राक्षस को मशीन से बांधकर महल के अंदर फेंक दिया गया। उसके अंदर पहुंचते ही ऐसा लगा मानो जमीन हिलने लगी हो। अंदर मौजूद सबको संभलने का मौका तक नहीं मिला। डोमोवॉय महल के कमरों में भागता हुआ राक्षस का ध्यान भटकाने लगा। वहीं अर्तेमिस और जूलियट मिलकर सोचने लगे कि इस राक्षस को कैसे खत्म किया जाए। इस भागा दौड़ी में हॉली झूमर में फंस गई। मल्च उसे बचाने के लिए भागा, लेकिन वो खुद भी उसके पास जाकर लटक गया। अपने साथियों को बचाने के लिए अर्तेमिस और डोमोवॉय सोफे को खींचकर उन दोनों के नीचे ले आए, लेकिन उसी वक्त वो राक्षस जूलियट का पीछा करते हुए सामने आ गया। गुस्से में वो सारे सामान को उठाकर फेंकने लगा, जिस वजह से बॉडीगार्ड भी दूर जा गिरा। इसके बाद मल्च राक्षस की पीठ पर कूद गया, लेकिन राक्षस ने उसे सीधा उठाकर सीढ़ियों की तरफ फेंक दिया। अकुलो को सुरक्षित रखने के लिए मल्च ने उसे निगल लिया और चिल्लाकर अपने साथियों को कहने लगा कि दूसरी मंजिल की बालकनी की तरफ जाओ। जूलियट ने तुरंत हॉल के उस पार दौड़ने की कोशिश की, लेकिन राक्षस ने उसे रोक दिया। लेकिन तभी हॉली ने उसकी मदद करते हुए उसे बचा लिया और जूलियट किसी तरह अर्तेमिस के साथ एक कमरे तक पहुंच पाई। अब अर्तेमिस ने उस दानव पर गोली चलाई और इससे पहले कि वो राक्षस अर्तेमिस और जूलियट पर हमला करे, डोमोवॉय सामने आ गया और उसने एक बड़े से सांड के सर का इस्तेमाल करते हुए राक्षस पर हमला कर दिया। लेकिन राक्षस बहुत ज्यादा ताकतवर था, उसने बड़ी ही आसानी से डोमोवॉय को गिरा दिया। जब हॉली ने देखा कि राक्षस ने अर्तेमिस को पकड़ लिया है, तो उसने झूमर से कमरे की खिड़की को तोड़ दिया। इसके तुरंत बाद अर्तेमिस ने राक्षस के चंगुल से निकलने के लिए खिड़की से छलांग लगा दी। वहीं जूलियट और डोमोवॉय ने भी ऐसा ही किया, लेकिन डोमोवॉय गलती से नीचे फर्श पर गिर गया, जबकि लड़की लटकी रह गई। अर्तेमिस की मदद से हॉली ने अपने आप को आजाद किया और जैसे ही राक्षस झूमर की तरफ कूदा, वैसे ही दोनों उस पर साथ मिलकर हमला करने के लिए अलग अलग हो गए। फायरिंग के दौरान अर्तेमिस ने अपना जादुई हथियार गलती से फर्श पर गिरा दिया और वो जल्दी से उसे उठाने के लिए दौड़ा, लेकिन उसी पल झूमर धीरे धीरे टूटने लगा। ये सोचकर कि कहीं अर्तेमिस को कुछ ना हो जाए, डोमोवॉय उसे बचाने के लिए कूद पड़ा। उसने अर्तेमिस को तो हटा दिया, लेकिन वो राक्षस उसके शरीर पर गिर पड़ा। घबराहट में अब सभी लोग डोमोवॉय को बचाने का रास्ता ढूंढने की कोशिश करने लगे। उधर बाहर समय को रोकने वाला डोम अब बिखरने लगा था, जिस वजह से एल्वन सेना को बहुत नुकसान हो रहा था। डोमोवॉय को राक्षस के शरीर के नीचे से निकालने के बाद अर्तेमिस ने हॉली से कहा कि प्लीज मेरे दोस्त को बचा लो, लेकिन हॉली ने बड़े अफसोस के साथ कहा कि जादू यहाँ पर बंद है, मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती। लेकिन डोमोवॉय ने कहा कि सब कुछ ठीक है, मेरी चिंता मत करना। बाहर एल्व्स की सेना के कैप्टन ने कहा कि जिन लोगों को मरना था वो मर चुके होंगे, बहुत देर हो चुकी है राक्षस को अंदर गए हुए, तो अब हॉली का जादू उसे वापस दे दो, क्योंकि उसके हिसाब से खतरा टल चुका है। जैसे ही हॉली को महसूस हुआ कि उसका जादू वापस आ गया है, तो उसने एक पल भी बर्बाद नहीं किया और डोमोवॉय को अपने जादू से दोबारा ठीक कर दिया। उसी वक्त एल्वन सेना पीछे हटने लगी, क्योंकि डोम पूरी तरह टूट चुका था और इधर सभी लोग महल की बालकनी में आ गए। मगर जैसे ही उन्हें खतरे का एहसास हुआ, तो अर्तेमिस, जूलियट और डोमोवॉय महल के अंदर की तरफ भागे, जबकि हॉली और मल्च बाहर की तरफ चले गए। हवा में फंसे हुए एक मछुआरे को बचाने के बाद जब हॉली ने वहां से निकलने की कोशिश की, तो वो पानी के बवंडर में फंस गई। वहीं दूसरी तरफ मल्च सुरंग बनाकर जमीन के नीचे घुस गया ताकि वो खुद को बचा सके। बाहर हॉली बिना किसी नुकसान के किसी तरह बवंडर से बाहर निकली। उसी वक्त समय को रोकने वाला वो डिवाइस पूरी तरह खराब हो गया, इस वजह से आसमान में एक जबरदस्त धमाका हुआ और रेफ्यूजी सिटी से कमांडर ने हॉली को तुरंत वापस आने का ऑर्डर दिया, लेकिन हॉली ने वापस आने से साफ मना कर दिया और महल के अंदर अर्तेमिस के पास चली गई। उसने ठान लिया था कि अपने पिता का नाम साफ किए बिना वापस नहीं जाएगी। अब उन लोगों के पास अकुलो है, इसीलिए सब मिलकर लाइब्रेरी में इकट्ठा हुए और हॉली अकुलो की शक्तियों का इस्तेमाल करके अर्तेमिस के पिता को बचाने की कोशिश में लग गई। तभी ओपेल ने अर्तेमिस से कहा कि तुम अपने मिशन में नाकामयाब रहे, मेरे पास अब तक अकुलो पहुंचा नहीं है, इसीलिए मैं तुम्हारे पिता को हमेशा के लिए खत्म कर दूंगी। उधर हॉली पूरी कोशिश कर रही थी कि अर्तेमिस के पिता को यहाँ पर ले आए, लेकिन उससे पहले ही ओपेल ने जबरदस्त हमला करके अर्तेमिस के पिता को मार दिया। ये सोचकर कि अकुलो उसके पिता को वापस नहीं ला पाया, अर्तेमिस अंदर से टूट गया और अपने पिता को पुकारते हुए महल में इधर उधर दौड़ने लगा। हॉली ने भी अपने दोस्त की मदद ना कर पाने के लिए माफी मांगी, मगर तभी महल के कमरे में हैरान कर देने वाला जादू हुआ। अर्तेमिस तुरंत उस कमरे की तरफ दौड़ा जहां उसकी अपने पिता से मुलाकात हुई और उन्होंने फट से उसे गले लगा लिया, जबकि दूसरी तरफ ओपेल बौखला गया और गुस्से में जोर जोर से चीखने लगा। जब अर्तेमिस के पिता हॉली से मिले तो उन्होंने हॉली को बताया कि मैं और तुम्हारे पिता मिलकर काम किया करते थे, तुम्हारे पिता कोई गद्दार नहीं थे, वो मेरा एक बहुत बहादुर दोस्त था जिसने एल्व्स के दुश्मनों से अकुलो की रक्षा करने में बहुत मदद की। फिर अर्तेमिस के पिता ने हॉली को ओपेल के किए हुए सभी गलत कामों के बारे में बताया, उसे ये बताते हुए कि तुम्हारे पिता की आखिरी इच्छा यही थी कि ये लिस्ट मेरी बेटी को दे दी जाए। दोबारा मिलने पर डोमोवॉय ने अपने बॉस को इमोशनल होकर गले लगाया और जाने से पहले हॉली अर्तेमिस के पास आई, जहां दोनों ने अलविदा कहते हुए एक दूसरे का हाथ थाम लिया। हॉली ने वापस पहुंचकर कमांडर को ये पूरी बात बताई और अपने पिता का नाम साफ किया। सभी सबूतों को देखने के बाद हॉली को प्रमोट कर दिया गया और इस जांच का पूरा जिम्मा अब उसी के सर पर था। वहीं दूसरी ओर अर्तेमिस ने भी ओपेल को फोन किया कि तुम्हें पकड़ने का कोई ना कोई तरीका मैं जरूर ढूंढ लूंगा, जिसके बाद वो अपने पिता के साथ एक हेलीकॉप्टर में बैठकर उड़ गया। कुछ देर बाद उन्होंने मल्च को भी उठा लिया जो अब उनके साथ था। वीडियो पसंद आई तो लाइक
लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में। कहानी की शुरुआत होती है जब रशिया की एक बड़ी नदी के बीच में दो बोट चलाने वाले कार्गो शिप के पास आए। जैसे ही वो मिले, वलेरा ने उनको बताया कि 1 टन से ज्यादा कैवियार यानी मछली के अंडे ट्रांसपोर्ट करने हैं। इतना सुनते ही ओलेग तो खुश हो गया। वो अपने साथी को मनाने लगा कि ये काम ले लेते हैं। उस बूढ़े आदमी ने पहले तो मना कर दिया क्योंकि उसे लगा कि बोट इतना वजन नहीं संभाल पाएगी, लेकिन फिर हार कर उसने ओलेग की बात मान ली। ये काम मिलते ही ओलेग खुशी मनाते हुए थोड़े से मछली के अंडे खाने लगा, लेकिन कुछ ही मिनटों बाद बोट ज्यादा वजन की वजह से टूट गई। ओलेग ने बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन फिर भी सारा सामान नदी में डूब गया। बाद में जब वो दोनों किनारे पर मिले, बूढ़ा आदमी गुस्सा हो गया और ओलेग को मारने लगा क्योंकि ओलेग के लालच ने उसकी बोट बर्बाद कर दी। उसने ओलेग से कहा कि अब नुकसान का पैसा तू भरेगा। तब ओलेग अपनी गलती मानते हुए उसे पार्किंग में ले गया और मजबूरी में अपनी गाड़ी उसे दे दी। अगले दिन ओलेग अपनी गर्लफ्रेंड श्वेता से मिला, जो बैंक में काम करती थी। ओलेग ने कहा कि उसे फिर से लोन लेना पड़ेगा, लेकिन श्वेता ने कहा कि अब तो कोई बैंक उसकी मदद नहीं करने वाला। फिर ओलेग ने अपनी गर्लफ्रेंड से कहा कि बैंक का पैसा चुरा लें, लेकिन श्वेता ने मना कर दिया और कहा कि ऐसा करने से प्रॉब्लम और बढ़ जाएगी। थोड़ी देर बाद ओलेग अपनी साथी के साथ वहां से निकल गया। श्वेता ने देखा कि ओलेग के पास एक नई गाड़ी है जो गंदगी और मछलियों के टुकड़ों से भरी हुई थी। अपने बॉयफ्रेंड की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए श्वेता ने उसे याद दिलाया कि पापा तुम्हें थोड़ा पैसा दे सकते हैं, वैसे ही सब उन्हें घर बेचने के लिए कहते रहते हैं, तुम उन्हें मना लो, फिर मेरे हिस्से जो आएगा वो तुम्हारा। लेकिन ओलेग ने मना कर दिया कि वो अपने आप को नीचा नहीं दिखाना चाहता। अब कुछ और ऑप्शन नहीं बचा तो दोनों बोरिस के घर गए, जो अपने परिवार के साथ टॉयलेट रिपेयर कर रहा था। वहाँ ओलेग ने अपने होने वाले ससुर से अकेले बात करनी चाहिए। जैसे ही उसने घर बेचने वाली बात कही, बोरिस गुस्से में आया और पूरे परिवार से झगड़ा करने लगा। तभी एक बड़े से मीटियोराइट के टुकड़े धरती पर गिरने लगे। जब उनका परिवार झगड़ रहा था तो एक टुकड़ा उनके घर पर गिरा और सीधा श्वेता के दादा के ऊपर आया, जिससे वो नीचे गिर गए। ये देखकर सबको लगा कि कोई गोली चला रहा है और वो सब घबराकर बाहर भागे। बाहर उन्होंने देखा कि अलग अलग जगहों पर मीटियोराइट गिर रहे हैं। फिर उन्हें याद आया कि दादा को भी तो लगा था। उसके पास गए और देखा कि वो थोड़ा घायल है, लेकिन अभी जिंदा है। बोरिस ने चेक करके बताया कि ये गोली नहीं मीटियोराइट है। ये सुन के ओलेग चिल्लाने लगा कि सब लोग जल्दी से खुदाई करो ताकि वो टुकड़ा बेचकर पैसे कमा सके हम। सब लोगों ने मिलकर थोड़ी देर के लिए खोदा, लेकिन फिर वो सब थक गए। लेकिन ओलेग अकेला खोदता रहा और सुबह तक उसने एक बहुत बड़ा मीटियोराइट का टुकड़ा निकाल लिया था। उसने परिवार को बताने का सोचा, लेकिन उसी वक्त पेवेल ने उसे बुलाया। पेवेल ने कहा कि उसकी ताकत खत्म हो रही है, ऐसा लगता है मानो उसका टाइम आ गया हो। ओलेग ने कहा कि रुकिए, मैं एम्बुलेंस बुला रहा हूं, लेकिन पेवेल ने उसे रोका और कहा कि मैं अपनी जिंदगी में सब कुछ देख चुका हूं, अब मुझे कुछ और नहीं चाहिए। इसके बाद बूढ़ा आदमी उसके सामने ही चल बसा। ओलेग टेंशन में श्वेता को बताने गया, लेकिन श्वेता ने उसे इग्नोर कर दिया और सोती रही। ओलेग को ये नहीं पता था कि मीटियोराइट अपनी शेप बदल चुका है और अब वो एक जामुनी रंग का लिक्विड बन गया था। ओलेग ने फैसला किया कि वो इंतजार करेगा जब तक पूरा परिवार उठता नहीं। थोड़ी देर बाद वो भी सो गया। फिर टैलिक ने उसे जगाया और कहा कि यहाँ कुछ बहुत गलत हो रहा है। टैलिक ने पूछा श्वेता कहाँ है। जब ओलेग ने बेड देखा तो पता चला कि उसकी गर्लफ्रेंड गायब हो गई थी। वो अपने ससुर के साथ नीचे गया। टैलिक ने बताया कि कुछ मिनटों पहले बोरिस ने गलती से वो लिक्विड गिरा दिया था और उसके बाद से बहुत अजीब चीजें होने लगी हैं। फिर ओलेग ने देखा कि शाशा, परिवार की सबसे छोटी लड़की, अपने हाथों से लोहा तोड़ रही है, जैसे उसके पास 100 हाथियों की ताकत आ गई हो। थोड़ी देर बाद ओलेग ने देखा कि रीटा सीढ़ियों की रेलिंग के पास खड़ी थी और उसे लगा कि शायद श्वेता के साथ कुछ बुरा हुआ है। वो बेडरूम गया, वहाँ उसने श्वेता की आवाज सुनी, लेकिन वो दिख नहीं रही थी। वो कुछ समझ नहीं पाया, पर तभी नीचे से चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। वापस नीचे आकर ओलेग ने देखा कि बोरिस एक कमरे का दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहा है। अंदर से रीटा जोर जोर से चिल्ला रही थी। घबराहट में बोरिस ने जोर से दरवाजा तोड़ा और सबने देखा कि रीटा छत के ऊपर तैर रही थी। वो चाहकर भी नीचे नहीं आ पा रही। सब मिलकर रीटा को खींच के डाइनिंग रूम तक ले आए। वहाँ उन्होंने देखा कि श्वेता का आधा शरीर गायब हो गया है। ये देखकर सारा परिवार चिल्लाने लगा। उसी वक्त वो बूढ़ा आदमी जो मरा था, पेवेल, वापस आ गया, जैसे वो दोबारा जिंदा हो गया और ओलेग घबरा गया। इतनी उथल पुथल में सब रीटा के बारे में भूल गए और उसे छोड़ दिया और वो छत के छेद से बाहर निकल गई। हवा में उड़ती हुई थोड़ी दूर तक गई, लेकिन उसकी पावर अचानक खत्म हो गई और वो नीचे गिर पड़ी। उसके बाद श्वेता फिर से दिखने लग गई और पेवेल दोबारा जमीन पर गिर गया, मानो वो दूसरी बार मर गया हो। रीटा को बचाने के बाद परिवार अब एक साथ बैठ गया और सोचा कि शायद मीटियोराइट ने उन्हें सुपर पावर्स दे दी हैं। तब उन्होंने देखा कि टैलिक और ओलेग के पास कोई पावर नहीं है। वो समझने की कोशिश करने लगी कि ऐसा क्यों हुआ। इस बीच श्वेता ने फोन करके एम्बुलेंस बुला ली। उस वक्त ओलेग ने देखा कि जैसे ही श्वेता परिवार से दूर गई, सबकी पावर्स खत्म हो गई और साथ ही पेवेल फिर से लुढ़क गया। फैमिली हॉस्पिटल गई, डॉक्टर ने चेक किया और कहा कि सब बिल्कुल नॉर्मली लग रहे हैं। ओलेग ने कहा कि इनके शरीर में रेडिएशन लेवल चेक करो, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि हमारा रेडिएशन मीटर ठीक से काम नहीं कर रहा। साथ ही डॉक्टर ने बात बदलते हुए कहा कि विटामिन खाओ, सब ठीक हो जाएगा, विटामिन ही सब कुछ होते हैं। परिवार को समझ आ गया कि कोई उनकी बात पर विश्वास नहीं करने वाला। वो घर वापस आए और अपनी नई सुपर पावर्स के साथ जीना सीखने लगे। डिनर पर सबने सोचा कि उन्हें जादुई शक्तियां क्यों मिली। रीटा ने कहा कि इन शक्तियों का इस्तेमाल करके हम एक बड़ा ही खतरनाक सर्कस बना सकते हैं। ये सुनकर टैलिक गुस्से में आ गया और उसने रीटा का मजाक उड़ाया। रीटा ने उस पर हमला कर दिया और दोनों भाई बहन लड़ने लगे। इस बीच साशा ने अपने दादा की लोहे की छड़ी तोड़ दी। दादा को गुस्सा आ गया और वो उसके पीछे भागने लगे। थोड़ी देर बाद टैलिक ने अपने कुत्तों को खाना खिलाया और रीटा की हरकतों के बारे में अनाप शनाप बोलने लगा। तभी उसका एक कुत्ता उस पर जोर से भौंकने लगा, जिसके बाद उसे पता चला कि वो कुत्तों की हर एक बात को समझ सकता है और उसे समझ आया कि उसकी सुपर पावर ये है कि वो जानवरों से बात कर सकता है। अब खुश होकर टैलिक ने ये नई खोज पूरे परिवार को बता दी। अब ये जानने के लिए कि मीटियोराइट ने उसे क्या ताकत दी है, ओलेग ने जमीन से एक लोहे का टुकड़ा उठाया और अपने हाथों से उसे मोड़ने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं मुड़ा और फिर शर्मिंदा होकर वो घर के अंदर वापस चला गया। सुबह ओलेग बाकी परिवार को जगाने लगा, लेकिन जब वो पेवेल के कमरे में गया तो उसने देखा कि बूढ़ा आदमी रस्सी से लटक रहा है, लेकिन फिर भी उसे कुछ नहीं हुआ। अब वो अमर हो चुका था, किसी भी तरीके से मर नहीं सकता। जिसके बाद उसने ओलेग से कहा कि बेटा, मैं मर तो नहीं रहा, लेकिन रस्सी से मुझे छुड़वा दो। उसी वक्त बोरिस टॉयलेट पर बैठा, लेकिन अचानक वो टेलीपोर्ट होकर बाहर चला गया और फिर हैरान और परेशान होकर वापस बाथरूम में आया। जब वो फिर से टॉयलेट जाने की कोशिश करने लगा तो फिर से टेलीपोर्ट होकर बाहर आ गया और परिवार वाले हैरान हो गए कि ये हो कैसे रहा है। सारे सवालों से तंग होकर बोरिस ने कहा कि अब मैं दोबारा करके नहीं दिखाऊंगा, टॉयलेट जाना है मुझे, मैं टॉयलेट नहीं जा पा रहा हूँ। फिर उसने अपने पूरे परिवार को अपने साथ अपनी पसंदीदा मछली पकड़ने वाली जगह पर चलने के लिए कहा, क्योंकि वहाँ जाकर उसका दिमाग शांत हो जाता था। जब वो लोग वहाँ पहुंचे, रीटा अपनी ताकत से झील के ऊपर उड़ने लगी और टैलिक एक कुत्ते के पास बैठकर अपने फोन की वीडियोस से समझा रहा था। इसी बीच ओलेग ने बोरिस से कहा कि मेरे पास एक आइडिया है, हम सबकी पैसों की दिक्कत खत्म हो जाएगी। लेकिन बोरिस ध्यान से नहीं सुन रहा था, वो तो बस टेलीपोर्ट होने की ट्रेनिंग करने में लगा हुआ था। ओलेग ने समझाया कि हम श्वेता के गायब होने की ताकत का इस्तेमाल करके बैंक के करीब $3 मिलियन
चुरा सकते हैं ताकि उनके पास पैसा आ जाए और वो अपनी मर्जी से जिंदगी जी सकें। लेकिन ट्रेनिंग खत्म करने के बाद बोरिस ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं करने वाले, हम ऐसी हरकतों से सब मुसीबत में पड़ सकते हैं। उसने कहा कि हम बस इंतजार करेंगे, जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तो फिर से नॉर्मल जिंदगी जिएंगे। इसके बाद ओलेग गुस्से में परिवार से दूर चला गया, जिसके बाद पेवेल फिर से मर गया और रीटा पानी में गिर पड़ी। ओलेग समझ गया कि सबकी ताकतें उसके और श्वेता के दूर जाने से खत्म हो जाएंगी। लेकिन बोरिस ने कहा कि मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, हम नॉर्मल जिंदगी जी लेंगे। उसने ओलेग से कहा कि परिवार को और परेशानी में मत डालो, क्योंकि पहले ही ओलेग की गलतियों की वजह से वो बहुत मुसीबत में है। इस बहसबाजी से थककर ओलेग ने श्वेता को गाड़ी में बैठने को कहा और श्वेता ने साशा से कहा कि जब तक हम लोग बाहर हैं दादाजी की बॉडी को छुपा देना। सफर के दौरान श्वेता ने कहा कि तुम्हारे प्लान में गड़बड़ी है, हम पकड़े जाएंगे, हमारी जिंदगी तक खतरे में पड़ सकती है। जैसे ही वो उस एरिया से निकल रहे थे उनको कुछ गुंडों ने रोक लिया और उनकी गाड़ी घेर ली। थोड़ी देर बाद वलेरा वहां आया और उसने ओलेग से कहा कि गाड़ी में आकर बात करो। गुंडे ने ओलेग को धमकी दी कि अगर कैवियार में जितना पैसा डूबा है वो कर्ज चुकाया नहीं ना तो तुझे जबरदस्ती चाइना ले जाके काले बाजार में बेचूंगा, समझा। ये सुनकर ओलेग बहुत डर गया। वो रोड के किनारे खड़ा होकर सोचने लगा कि अब क्या करे। उधर श्वेता ने भी वलेरा की बात सुन ली थी तो उसने ओलेग को गले लगाया और कहा कि मैं बैंक में चोरी का प्लान पूरा करूंगी, तुम चिंता मत करो, हम कर लेंगे सब ठीक। फिर उन्होंने बैठकर पूरा चोरी का प्लान बनाया। बाद में पूरा परिवार लिविंग रूम में इकट्ठा हुआ और सबने मिलकर तय किया कि चोरी का प्लान अब शुरू करना है। इसके बाद सबने फैसला किया कि रात भर पार्टी करेंगे, क्योंकि हो सकता है कल पकड़े जाएं फिर जेल में चक्की पीसनी पड़े, तो आज पार्टी तो बनती है। सुबह ओलेग ने रीटा के साथ मिलकर नाश्ता बनाया। रीटा ने कहा कि मुझे एक प्ले करना है। बोरिस ने भी जोर डाला तो ओलेग ने उसकी बात मान ली। फिर सब लोग एक बड़े थिएटर गए जहां रीटा ने अपना इंट्रोडक्शन दिया। उस जगह के हेड ने उसकी शक्ति देखी तो वो हैरान हो गया। इसके बाद परिवार के सभी लोगों ने एक एक करके अपनी ताकत दिखाई और वो आदमी ये सब देखकर पूरी तरह हिल गया। हैरान होकर थिएटर का हेड बोला कि मैं तुम सबको काम पर रखूंगा, लेकिन ये सुनकर ग्रुप वहां से निकल गया और ओलेग ने उस आदमी को धमकाया कि कोई भी रिकॉर्डिंग तो नहीं कर रहा था ना। रात को ओलेग को लगा कि उसके शरीर में कुछ तो अजीब हो रहा है। बाथरूम में जाकर उसने देखा कि उसकी ताकत है कि उसकी उंगलियों से पानी निकलता है। ये क्या फुद्दू सी पावर है। अगली सुबह ओलेग साशा के साथ एक महंगे रेस्टोरेंट में लंच करने गया, क्योंकि साशा ने ये शर्त रखी थी कि वो बैंक लूटने में मदद तब करेगी जब ओलेग उसका रोमांटिक डेट पर जाने वाला सपना पूरा करेगा। लेकिन फिर जल्द ही ओलेग ने देखा कि पूरा परिवार छुपकर उनको देख रहा था। वो बेचारा वैसे ही छोटी बच्ची के साथ डेट पर आकर बहुत शर्मा रहा था। ऊपर से श्वेता भी गायब होकर उनके पास वाली कुर्सी पर बैठ गई और ओलेग को चुंडियां मारने लगी। वो अपनी टिंगू बहन की रोमांटिक डेट को थोड़ा हद में रखना चाहती थी। इसी बीच ओलेग ने देखा कि वलेरा और उसके आदमी भी रेस्टोरेंट में है। वलेरा ने ओलेग को पहचान लिया और उसके पास आया। ओलेग डर के मारे कुछ नहीं कर पाया, लेकिन फिर उसे बचाने के लिए साशा उठ गई और अपनी ताकत से गुंडे की हड्डी पसली एक कर दी। साथ ही उसके दो आदमी भी पेल दिए। सब कुछ देखकर ओलेग घबरा गया और वहां से भागा। उसके पीछे श्वेता भी भागी। इसी वजह से साशा की पूरी ताकत खत्म हो गई और पूरा परिवार जल्दी से कार की तरफ दौड़ा ताकि वो वहां से निकल सके। फिर बैंक में चोरी का दिन आ गया। सबने गाड़ी सेट की। श्वेता ने अपने कपड़े उतारे और फिर गायब होकर ओलेग के साथ बिल्डिंग की तरफ चलने लगी। अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके श्वेता बिना किसी को दिखे सिक्योरिटी क्रॉस पार करके बैंक के लॉकर रूम का पासवर्ड देखने लगी। बाहर बोरिस ने गाड़ी एक और जगह पर पार्क करनी चाहिए, लेकिन पुलिस कार ने उन्हें रोक लिया। पुलिस ने कहा कि जल्दी से रास्ता खाली करो। डायलेक्ट ने सोचा कि अगर दूर गए तो श्वेता की ताकत चली जाएगी। बोरिस ने टाइम पास करने की कोशिश की और रास्ता छोड़ने से मना कर दिया। पुलिस ने गुस्से में गाड़ी की फोर्स से उन्हें धक्का दिया और उस जगह से दूर कर दिया। इसी वजह से पेवेल फिर से मर गया और श्वेता अचानक दिखने लगी। बैंक के अंदर मौजूद सभी लोग शॉक हो गए। ओलेग तुरंत बाहर भागा और परिवार के साथ मिलकर बूढ़े को बिल्डिंग के पास खींच लिया, जिससे श्वेता की पावर वापस आ गई। लेकिन प्लान तो फेल हो गया था। वो सब जैसे ही निकलने लगे पुलिस की गाड़ी ने पीछे से उन्हें रोक लिया। उन्होंने पहले ही बोरिस को वार्निंग दे रखी थी तो पुलिस वाले के आने से पहले वो वहां से टेलीपोर्ट हो गया ताकि बात और न बढ़ जाए। लेकिन गलती से पुलिस की गाड़ी के अंदर ही टेलीपोर्ट हो गया था वो। भैया ये गाड़ी आपकी है? अच्छी है बात। घर लौटने के बाद बोरिस ने कहा कि आज तो ओलेग की वजह से बच गए। गुस्से में ओलेग ने सबको डाइनिंग रूम में बुलाया और कहा कि तब तक कोई कुछ और काम नहीं करेगा जब तक चोरी पूरी नहीं होती। रीटा ने कहा कि मुझे अभी भी प्ले करना है, लेकिन सबने मिलकर उसे चुप करवा दिया। अपनी बेइज्जती से परेशान होकर वो बाथरूम में रोते हुए भाग गई। ओलेग को बुरा लगा और उसने फैसला किया कि उसका शो कर देते हैं ना। शो की रात रीटा बहुत घबरा गई। वो गलती से दूसरी ओर मुड़ गई और पूरी बिल्डिंग में उड़ने लगी। ओलेग और श्वेता अलग हो गए ताकि रीटा को पकड़ सकें, लेकिन रीटा के मिलने से पहले ही वलेरा वहां आ गया और उसने ओलेग के मुंह पर मुक्का दे मारा, जिसके बाद ओलेग तुरंत ही बेहोश हो गया। थिएटर का हेड अपना प्ले बिगड़ने से बहुत नाराज था। उसने बदला लेने के लिए कहा कि ओलेग को पब्लिक के सामने सजा दो। उसे स्टेज के पर्दे के पीछे फेंक कर बहुत मार पड़ी। थोड़ी देर बाद ओलेग बाहर आया और अपने परिवार से मिला। श्वेता ने अपने बॉयफ्रेंड को ऐसे देखकर पूछा कि क्या हुआ तुम्हें? बस मेरा हो गया, थक गया हूं मैं। ओलेग ने कहा ये परिवार बेवकूफ और मतलबी लोगों का झुंड है और कुछ नहीं। उसने गुस्से में सबको कह दिया कि चाहे तुम्हारे पास पूरी दुनिया की ताकत आ जाए फिर भी तुम बेवकूफ ही रहोगे। उसने ये भी कहा कि अपना कर्ज मैं अकेले चुकाऊंगा और फिर सबको वहीं छोड़कर वो चला गया। लेकिन बोरिस ने कहा कि इस परिवार से कोई दूर नहीं जाता। उसने अपने दामाद को पकड़ा और जबरदस्ती बैंक ले गया। वहां सबने अपने प्रोफेशनल मास्क पहने। रीटा ने एक बड़ी चेन लेकर दीवार पार की और साशा ने ट्रक धकेल कर गली का रास्ता बंद कर दिया। इसके बाद बोरिस टेलीपोर्ट होकर अंदर चला गया, जबकि श्वेता ऊपर से कूदकर तिजोरी वाले कमरे तक पहुंच गई। उसने कल देखा हुआ पासवर्ड इस्तेमाल करके तिजोरी को खोल दिया। बाहर कुछ बूढ़े शराबियों ने इन लोगों को देख लिया। जब बाकी सबका ध्यान नहीं था तो पेवेल ने थोड़ा पेट्रोल पिया और सिगरेट जलाई, जिससे आग का धुआं निकला। ये देखकर तो बूढ़े हिल गए। उस वक्त रीटा साशा को अंदर ले गई और उसने पूरा सेफ ही बाहर फेंक दिया। उन सब ने अपनी गाड़ी के ट्रंक में पैसा भरा और टालिक ने अपने कुत्ते पुलिस को रोकने के लिए भेज दिए। चोरी खत्म होते ही परिवार वहां से भाग गया। पेवेल ने कुछ पैसे गरीबों की तरफ फेंके और पुलिस ने चोर समझ के उन लोगों को ही पकड़ लिया। कुछ घंटों बाद सब लोग शहर की ऊंचाई पर गए और करोड़पति बनने की खुशी मनाने लगे। लेकिन ये खुशी ज्यादा देर नहीं टिकी, क्योंकि पेवेल ने अपना अंतिम फैसला सुना दिया। उसने अपने परिवार को अलविदा कहा और अपनी मौत के लिए जगह चुनी। पूरा परिवार आंसुओं के साथ उसे अलविदा कहकर वहां से निकल गया। गाड़ी चलाते वक्त रीटा ने देखा कि दादाजी गिर गए। उसने कहा पापा वापस चलो, लेकिन एक बार फिर से अपनी जान बचने से पेवेल गुस्सा हो गया और उसने सबको कहा कि जल्दी से यहाँ से चले जाओ, तुम सब पागल हो क्या, परेशान कर रहे हो यार, बूढ़ा आदमी चैन से मर भी नहीं सकता। और इसने आइडिया दिया कि हम एक बड़ा सा घर खरीद के सब साथ में रहेंगे। लेकिन सबने कहा कि पैसा बांट लो, ठीक है, सबके अपने प्लान है। और ये सोचकर उदास हो गया कि कोई उसके साथ नहीं रहना चाहता। तो पेवेल ने कहा कि देखो मैंने पुलिस को बुला दिया है, अगर जल्दी से यहाँ से नहीं गए ना तुम लोग तो सबके सब फंसोगे, जेल में रहोगे तुम, समझे।
रास्ते में श्वेता ने ओलेग से कहा कि अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। उसने पैसे ओलेग को देकर गाड़ी से निकलने को कहा। वो अभी भी ओलेग की बातों से बहुत दुखी थी जो उसने पिछली रात कही थी, और वो तो उसे छोड़कर हमेशा के लिए जाने भी वाला था। ओलेग गुस्से में अपना हिस्सा लेकर निकल गया। उसने वो पैसे वलेरा का कर्ज चुकाने में लगाए और उसे सुलह कर ली। फिर उसने ये देश छोड़ने का प्लान बनाया। एयरपोर्ट पर ओलेग ने न्यूज पर देखा कि श्वेता और उसका परिवार पकड़ा गया क्योंकि वो पेवल के शरीर को वापस लेने गए थे। पूरे परिवार की बुरी हालत देखकर ओलेग को अफसोस हुआ कि उसने उन्हें छोड़ दिया। उसने फैसला किया कि वो पेवल के साथ मिलकर उन्हें बचाएगा। जैसे ही वो कोर्ट में घुसे, सबकी पावर्स वापस आ गई। पेवल फिर से जिंदा हो गया और गुस्से में सबके ऊपर हमला करने लगा। बोरिस टेलीपोर्ट होकर गार्ड को रोकने लगा। साशा ने अपने भाई बहनों को जेल से आजाद किया और सबने अपनी ताकतों का इस्तेमाल करके पुलिस के चक्के छुड़ा दिए। अब परिवार फिर से इकट्ठा हो गया था, लेकिन बाहर निकलते ही उन्हें पुलिस ने हर तरफ से घेर लिया। तब रीटा ने उड़कर गार्ड्स का ध्यान भटकाया, जिससे सभी एक गाड़ी में बैठ गए और रीटा भी उनके साथ ही चली गई। शहर की पूरी पुलिस अब उनके पीछे लग गई थी। एक पुलिस की गाड़ी उनका पीछा छोड़ ही नहीं रही थी। इससे इरिटेट होकर बोरिस ने टेलीपोर्ट होकर पुलिस की गाड़ी का क्रैश करवा दिया। थोड़ी देर बाद एक और गाड़ी साइड से आई और साशा ने जोर लगाकर उसे धक्का दिया, जिसके बाद गाड़ी उलट पुलट गई। अब ओलेग को सामने कई सारी गाड़ियां नजर आई। उसने कोशिश की कि एक्सीडेंट ना हो, लेकिन फिर भी उनकी गाड़ी एक फ्रूट स्टॉल से टकरा गई। विंडशील्ड के ऊपर मिट्टी ही मिट्टी हो गई थी। ओलेग खुश हुआ कि अब तो उसकी ताकत काम आएगी। उसने अपनी उंगली से पानी छिड़क कर गाड़ी का शीशा साफ करते हुए आगे चलाई, लेकिन परिवार को पुलिस वालों ने रोड ब्लॉक से घेर लिया। तब साशा ने पोल पकड़कर गाड़ी घुमाई और सबको वहां से निकाला। फिर उन्होंने गलियों से निकलने की कोशिश की। जब पता चला कि पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है, तो रीटा ने गाड़ी को उड़ा दिया। गाड़ी हवा में उड़ने लगी और पीछे लगी हुई पुलिस से वो लोग बच निकले। इस सब के बाद ओलेग फिर से वलेरा से मिला। उसने मदद के लिए शुक्रिया कहा क्योंकि वलेरा अपनी कार्गो शिप में छुपाकर पूरे परिवार को चाइना भेजने का इंतजाम कर चुका था। तैयारी के बाद परिवार एक बड़े कंटेनर में बंद हो गया, जो और कंटेनर्स के बीच में शिप पर रखा हुआ था। अब वो सभी लोग एक नई शुरुआत करने एक दूसरे देश की तरफ निकल गए। आपको इनमें से किसकी सुपर पावर सबसे अच्छी लगी, कमेंट्स में जरूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में।